चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट. Did we start TIR yesterday? स्टार्ट में इंट्रोडक्शन किया था ना हमने. चलो, हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, quite important topic from exam point of view. Total internal reflection. ओके, सो पहले अंडरस्टैंड करते हैं एक टर्म, क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल, ठीक है. ठीक है. दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ टू पेयर ऑफ मीडिया. प्रॉपर्टी ऑफ पेयर बोलेंगे तो टू के बोलेंगे पेयर ऑफ मीडिया. ठीक है. बेसिकली यहाँ पे सिनेरियो क्या है? सिनेरियो is refraction, but a particular refraction in which the incident medium is denser. Incident medium is denser. जब हम जो भी बात करेंगे यहाँ पे TIR की या क्रिटिकल एंगल की, इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है अपने को, रिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब मीडियम चेंज हो रहा है, लेकिन इंसिडेंट मीडियम हैज़ टू बी द डेंसर मीडियम. दैट इज़ द स्कोप फॉर दिस डिस्कशन. ठीक. अगर ऐसा है तो क्या होगा सीन? तो ये होगा सीन, यू हैव, सॉरी, स्ट्रेट लाइन चाहिए. ठीक है. लेट्स से यहाँ पे डेंसर मीडियम है और यहाँ पे रेयर मीडियम. मान लेते हैं कि ये ग्लास, जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, एंड इसको ले लेते हैं ये. नॉट टू से कि ऐसा ही हो सकता है, जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव कि लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम विच इज़ ग्लास एंड गोइंग टुवर्ड्स अ रेयर मीडियम विच इज़ एयर. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड अ सिनेरियो लाइक दिस. ये अपना सिनेरियो है, इंसिडेंट रे. लेट्स ड्रॉ ए नॉर्मल. This is my angle of incidence, right? Going from dense to rare, it will bend away from normal, right? So away from normal मतलब कुछ ऐसा bend कर जाएगा ये. And this is my angle of refraction. In this scenario, when the incident medium is denser, can I always say angle R will be greater than angle I? Right guys? Okay. और हमको ये भी पता है कि स्नेल्स को अगर हैप्पी रखना है तो साइन I बाय साइन R को हमको रखना है कांस्टेंट. करेक्ट. तो होगा क्या? इफ यू इंक्रीज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट्स से बाय सर्टेन अमाउंट. अगर इस बंदे को कांस्टेंट रहना तो आप लोग मुझे बताओ, अगर आपने आई को इंक्रीज किया तो आर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज होना पड़ेगा, वरना सी रेशियो कांस्टेंट कैसे आएगा? क्योंकि साइन इज द इंक्रीजिंग फंक्शन. साइन इज द इंक्रीजिंग फंक्शन. तो अगर आप आई बढ़ा रहे हो तो साइन आई बढ़ रहा है, साइन आई बढ़ रहा है तो साइन आर को भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी, वरना कांस्टेंट कैसे रहेगी? तो आर को बढ़ाना पड़ेगा. मतलब इसका जो बेंडिंग है थोड़ा सा और इंक्रीज करेगा ऑब्वियसली, राइट? So there will be a situation when for a particular angle of incidence ये बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि ये exactly equal to 90 हो जाएगा. For a particular angle of incidence
इसको हम बोलते हैं IC, I critical angle. At this time when R is equal to 90, इस टाइम जो I है उसको हम बोल देते हैं IC, क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना? क्या सिनेरियो समझ गए आप कि डेंस से रेयर में जा रहे हो, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना बढ़ गया कि इट इज जस्ट गोइंग ग्रेजिंग पास्ट टू द इंटरफेसिंग लाइन एंड इट इज जस्ट टचिंग एंड गोइंग, राइट? मैंने आपको कल दिखाया था वीडियो में, राइट? तो आपने वो वीडियो में देखा था कैसा होता है एक्चुअली। ठीक, सो इसके बियॉन्ड क्या होगा? लेट्स सी यू स्टिल नॉट हैप्पी, यू वांट टू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इवन फर्दर। लेट्स सी यू इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इवन फर्दर। Now what will happen? What we observe experimentally, and then we have given a theory about this. Experimentally what we saw कि this ray will rather come back in the same medium. Instead of getting refracted to the other medium, it will come back in the same medium. That will be a reflection. So this is the scenario when I is greater than IC. And this phenomena of light coming back in the same medium rather than going into the rare medium, it is called TIR, total internal reflection. बहुत एप्लीकेशन है इसके, बहुत सारे लाइफ में, ठीक है? बट आपको ये याद रखना है कि ये कब होता है। फॉर TIR there are two conditions which are important. कई बार एग्जाम में ये थ्योरी क्वेश्चन आता है। For TIR you need two conditions. First condition is light should travel from denser to rarer. Light should travel from denser to rarer. Means denser medium should be the incident medium. This should be your incident medium. And the second condition for TIR is angle I should be greater than IC. Okay, note कर लिया? Now we want to learn certain facts and certain concepts, theory question which are associated with this phenomena. These are theory questions but important questions because they are very very relevant for your exams. So pay attention, क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो पहली चीज़ है डिपेंडेंसी ऑफ दिस क्रिटिकल एंगल. वी वांट टू ड्रॉ अ डिपेंडेंसी ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम. ऑब्वियसली इतना तो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि जिस एंगल पे ये चीज़ होगी, कौन सी चीज़? जुप जुप, राइट? जिस एंगल पे ये चीज़ होगी ऑब्वियसली यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो बेंडिंग है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है इस मीडियम का, मीडियम बहुत डेंस है, तो आपको क्या फील होता है? ये चीज़ जल्दी होगी, मतलब छोटे एंगल पे होगी या बड़े एंगल पे होगी? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो जल्दी हो जाएगी बिकॉज बेंडिंग ज़्यादा होगी. ये फील हो रहा है अपने को, वो जो फील हो रहा है उसका हमको मैथमेटिकल रिलेशन देखना है, ठीक है? सो लेट्स पुट अ हेडिंग, रिलेशन बिटवीन IC एंड म्यू. ठीक है, देखो हम करेंगे क्या, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है ये. हम इस सिनेरियो के लिए, किस सिनेरियो के लिए? I इज इक्वल टू IC के लिए वी विल अप्लाई स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट P एंड लेट्स इमेजिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज म्यू. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज म्यू और इस पॉइंट P पे हम लगा रहे हैं स्नेल्स लॉ. तो क्या होगा? आप स्नेल्स लॉ लगाओगे, इधर देखो मैंने आपको बताया था म्यू आई, हमेशा याद रखो, म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर
साइन आर. दिस इज द करेक्ट वे टू अप्लाई स्नेल्स लॉ, राइट. इंसिडेंट मीडियम साइन आई, रिफ्रैक्टेड मीडियम का म्यू इंटू साइन आर. म्यू आई साइन आई, जरा देखते हैं इसका म्यू विच इज म्यू, और यहाँ पे जो साइन आई है उसको हम बोल रहे हैं आई सी. सो हम लोग लिखेंगे इसको म्यू साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू आर साइन आर. म्यू आर साइन आर. यहाँ पे हम बात करें इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो एयर का म्यू कितना होता है भाई? 1. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव ऑफ एयर, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं, तो ये 1 है. तो अगर ये 1 है तो हो गया म्यू आर, मतलब 1 इंटू साइन आर. और आर की जगह मैं क्या डालूंगा? अगर मैं आईसी की बात कर रहा हूँ, आर का मतलब क्या हुआ? आर 90 हुआ, क्योंकि सिचुएशन ही वही है. तो यहाँ पे आ गया म्यू आर विच इज़ 1 और ये आ गया साइन 90, राइट. साइन 90 की वैल्यू सभी को पता है. तो ये यहाँ से आ गया साइन आई सी इज इक्वल टू, ये हो गया 1, म्यू को इधर भेज दिया मैंने. दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, या फिर आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू. आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय. अब यहाँ से क्लियरली दिख रहा है आपको, जो चीज़ आपको फील हो रही थी आपको दिख रही है. आप जैसे जैसे म्यू को बढ़ाओगे ये चीज़ कम होती जाएगी, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है. ये बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा. ठीक है, फाइन इनफ. सो दिस इज फर्स्ट रिलेशन. नोट कर लिया आप लोगों ने ये? तो लेट्स गो अहेड. डिपेंडेंसी ऑफ IC on color of light. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है थ्योरी का, जो काफ़ी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं इसके. मतलब मेरे पास ये सिनेरियो क्या है यहाँ पे. अब मैं बहुत सेम सिनेरियो है डियर, ठीक है. टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, यहाँ पे अगेन एयर ले लेते हैं, यहाँ पे ग्लास ले लेते हैं. लेकिन याद रखना मैं डिस्कस सिर्फ सिनेरियो वही है, डेंस टू रेयर, ठीक है. कहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो ये मीडियम्स हमारे फेमिलियर है इसलिए मैं इसको लेके चल रहा हूँ. ग्लास है, एयर है. अब मान लीजिए आपके पास 2 लेज़र लाइट है. एक लेज़र लाइट है रेड और एक है आपके पास ग्रीन, राइट. लेज़र लाइट आपके पास है मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक है आपके पास रेड और दूसरी है आपके पास ग्रीन. तो मैंने इस पर डाली एक रेड लाइट, ठीक है, एक बार, और दूसरी बार मैंने इस पर डाली ग्रीन लाइट. ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, ओके. अब ये जज करना है कि मीडियम सेम है, मीडियम सेम है किस कलर के लिए, इसके लिए या फिर इसके लिए. क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा, छोटा होगा, सेम होगा, ये हम लोग कह नहीं सकते. ये हमें जज करना है, ठीक. कैसे जज करना है इसको? ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि रेड कलर, ये हमारा है विबग्योर. देखो ये है विबग्योर, बैंड ऑफ 7 कलर्स. ये आप लोग डिस्पर्शन ग्रेड 10 में पढ़ते हुए आए होंगे, राइट. तो उसी का एक्सटेंशन है. यहाँ पे जब हम इसका देखते हैं तो इस ऑर्डर पे दिस ऑर्डर जो होता है ये होता है इंक्रीजिंग वेवलेंथ. ये प्लीज़ आप लोग नोट्स में अपने लिख लीजिए. दिस इज इंक्रीजिंग लैम्डा, मतलब वायलेट की वेवलेंथ सबसे छोटी होती है और रेड की वेवलेंथ सबसे लंबी होती है, ठीक है. और इसी में आप याद रखो दिस ऑर्डर इज इंक्रीजिंग स्पीड. इंक्रीजिंग स्पीड. जब आप वायलेट से जाते हो रेड की तरफ इस तरीके से, तो
तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम, इंडिगो की ज़्यादा, रेड की वेवलेंथ हो गई मैक्सिमम। बात समझ में आ गई है। स्पीड में क्या होगा, जब हम बात कर रहे हैं एयर या वैक्यूम की, तो ये सारे कलर्स की स्पीड होती है सेम। इन एयर और वैक्यूम ऑल दीज कलर्स ट्रैवल विद द सेम स्पीड एंड दैट्स व्हाई वी सी व्हाइट लाइट। बट इन एनी अदर मीडियम स्पीड ऑफ रेड लाइट इज मैक्सिमम। In any other medium, speed of red light is maximum and violet is minimum. ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आपको ये याद है कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते टाइम आपने लिखा था C/V लिखा था। अच्छा, C की वैल्यू तो कांस्टेंट है, 3 × 10⁸। अब जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये ऑर्डर हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये प्लीज़ आप लोग नोट्स में आप लिखिए, डिक्रीजिंग म्यू। मतलब वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इज डिक्रीजिंग बेंडिंग। अगर मीडियम चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा बेंड होगा वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, लास्ट में रेड। रेड की बेंडिंग सबसे कम होगी। कहीं पे भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रेड की बेंडिंग नहीं होगी, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि रेड की बेंडिंग इनके कंपैरिजन में सबसे कम होगी और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इसको मैं बोल रहा हूँ ICR क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर, और इसको मैं बोलता हूँ IC ग्रीन क्रिटिकल एंगल फॉर ग्रीन कलर, सो विच एंगल डू यू थिंक विल बी बिगर और स्मॉलर? Red will be smaller. Red will be smaller, right? So that means critical angle for red color is least, and for violet it is maximum, and all the rest will be in this order. This will be a decreasing order of critical angle. So this is decreasing order of critical angle. ये आप लोग नोट्स में चिपका लीजिए अपने पूरा। You can always refer back. बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट? बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये हो गया डिपेंडेंसी ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑन कलर ऑफ लाइट। सो हमने कर लिया कलर ऑफ लाइट। अच्छा, इसी पे वेवलेंथ पे भी आप खेल सकते हो, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे अगर आपको मैं कलर ना बता के वेवलेंथ बताऊँ, मैं कलर आपको हाइड कर लूँ कि ये कौन सा है, वायलेट है, इंडिगो है, मैं बोलूँ कि वेवलेंथ इसकी ज़्यादा। अब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है मतलब वो रेड की तरफ होगा, वेवलेंथ ज़्यादा है इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, इसका मतलब आप फिर आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो कभी कभी वो आपको कलर ना बता के सिर्फ इतना बोल देंगे कंपैरेटिव वेवलेंथ्स। तो वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर क्रिटिकल एंगल। वेवलेंथ जब बढ़ेगी क्रिटिकल एंगल कम होगा, बिकॉज रेड इज द मैक्सिमम वेवलेंथ और उसका क्रिटिकल एंगल लीस्ट, सॉरी उसका क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम, राइट? सॉरी, हाँ, डिक्रीजिंग बेंडिंग हुआ, सॉरी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ IC हुआ, सॉरी आप लोग ने कुछ। क्रिटिकल एंगल फॉर रेड वुड बी हाईएस्ट। सबने गलत बोला, इंक्लूडिंग मी। अरे यार, जिसकी बेंडिंग कम हो रही है उसको ज़्यादा बड़ा क्रिटिकल एंगल लगेगा 90। अंशिका तुमने धीरे बोला, तुमने, तुम्हारी आवाज़ दब गई। ओके, बड़े ट्रिकी होते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना पड़ता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट व्हाट यू आर आंसरिंग। ऑल दीज ऑर्डर्स वर करेक्ट, लास्ट में आए इंक्रीजिंग राइट, राइट? तो वेवलेंथ पे भी इसका सेम ऑर्डर निकाल लोगे आप। रेड कलर के लिए मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल है,
राइट, रेड कलर के लिए मैक्सिमम है, या फिर मैं बोल सकता हूँ हाईएस्ट वेवलेंथ का क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम है। ठीक है भाई, इसको ऐसे आप अगर मान लो भूल भी गए आपको बस इतना याद रखना है, दिमाग में इतना रजिस्टर करना है थॉट कि रेड कलर का बेंडिंग लीस्ट होता है, ये आप याद रखोगे, बाकी सब सॉर्ट हो जाएगा। क्योंकि जिसका बेंडिंग कम होगा उसको 90 पहुंचने में ज़्यादा एंगल लगेगा, बेंडिंग मतलब आई जो इंसिडेंस एंगल ज़्यादा लगेगा, और जो ज़्यादा बेंड हो रहा है तो वो जल्दी क्रिटिकल एंगल की तरफ पहुंच जाएगा। आ रही बात समझ में? इस तरह से याद रखो। ठीक है, अगर आप ये सब भूल जाते हो कहानी तो ऐसे याद रखो। और ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब आप लोग डिस्पर्शन पढ़ते हैं, मान लो अगर आप भूल गए, आपने 10th वाला वो आपको स्पेक्ट्रम वाला डायग्राम याद होगा, राइट, ये गई वाइट लाइट, यहाँ पे स्प्लिट हो गई, यहाँ पे स्क्रीन लगी है, ऊपर ये कलर, नीचे ये कलर, तो हमको ये याद है कि सबसे ऊपर रेड होता है, वायलेट, तो ये तो दिमाग में रहता ही अपने, तो इससे ये पता लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बेंड कौन सा हो रहा है, वायलेट, इसका मतलब उसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा। ठीक है, सो ये दो चीज़ें आप याद रखोगे, डिपेंडेंसी ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिपेंडेंसी ऑन कलर ऑफ लाइट। ओके, तो अब एक आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, ये लेटेस्ट सीबीएसई बोर्ड का एक आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया इन्होंने, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। क्वेश्चन गोज लाइक दिस, द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, हमको दो मीडियम दिए हैं M1, मैं जस्ट पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट वाइडल स्टार्ट लिख रहा हूँ। दो मीडियम दिए हैं M1 M2, ठीक है, यहाँ पे स्पीड है V1, यहाँ पे स्पीड है V2, लाइट की स्पीड। ठीक है, ये बोला है, इंफॉर्मेशन दी है कि V2 इज ग्रेटर देन V1, ये बताया हुआ अपने को, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि स्पीड इन मीडियम 2 इज हायर। ठीक है, नाउ विद दिस इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं फॉर अ रे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल एकदम, फॉर अ रे टू ऑब्जर्व TIR, it must be incident from, जिसका आंसर हो जाएगा उस हाथ रेस करना, ठीक है, आंसर बोलना नहीं। इट मस्ट बी इंसिडेंट फ्रॉम A, ऑप्शन A, M1 and I should be greater than sin inverse V1 by V2, this is option A. Option B, M1 and I greater than cos inverse V1 by V2. Option C, M2 and I greater than sin inverse V2 by V1. और ऑप्शन डी, M2 and I greater than cos inverse, पता ये भी V1 by V2 है, सॉरी ये भी V1 by V2 ही है, दिस इज V1 by, these are the four options. अगर आ गया आंसर तो प्लीज रेज योर हैंड, डोंट स्पिल द बीन्स। सबको अपने आप करना है, everyone has to do on their own, no collaboration please. क्वेश्चन अच्छा है इसलिए क्योंकि बेसिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन आपको जज करनी है, फिर स्पीड के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हो गए वो जज करने हैं, और TR का कॉन्सेप्ट लगाना, सब कुछ लगा लिया तब उन्होंने 1 नंबर दिए आपको। अभी इसी साल का क्वेश्चन है 2025 का। तो यू देयर क्या? You have to give the test, right? I did actually. I'm done. Almost done with it. I was just drinking water. Sorry.
Was it good now? You were supposed to get 4:30 हुआ है ना test? No, I'll assist ma'am that I'll come a little early and start my test at 4:30. And I told ma'am yesterday I'll come early because I had some doubts and she'll clear it from 4:30 to So you took the test paper and you gave it? Yeah, I did. अच्छा ठीक है, okay. ठीक है, तो you will start at 4:30. Yeah. Should I 4:15 or something? बट आप लोग ऐसे आ रहे तो मुझे इन्फॉर्म किया करो, क्योंकि अभी वो टेस्ट पेपर यू आर गोइंग द सेम टेस्ट पेपर व्हाट शी इज गिवन, राइट? मैंने हाँ, नहीं वो तो मालूम है, आप लोग महात्मा गांधी के सब लोग हो। हाँ गाइस, हाँ हाँ डन। जिसका हो जाता है प्लीज, या दैट्स करेक्ट। That's not correct. Think again. You guys need more time, or should I tell it? Need more time? So many test copy. Test copy, just you want it now? नहीं मतलब मिल जाएगी। It will be some, ma'am will come and she'll give you, ठीक? Okay. So let's see क्या करना क्या है इसमें। पूछा गया है ऑब्जर्व TIR, पहले तो मीडियम फिक्स करना है। मैंने क्या बताया था कॉन्सेप्ट में, द लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अभी डेंसर रेयरर ने डायरेक्टली नहीं बताया आपको, दे हैव गिवन यू दिस डिफरेंट स्पीड्स। नाउ दे आर सेइंग V2 इज ग्रेटर देन V1, दैट मीन्स लाइट इज ट्रैवलिंग फास्टर इन M2, राइट? दैट मीन्स M2 इज रादर रेयरर मीडियम, दैट मीन्स M1 इज डेंसर। इसका मतलब आपकी चॉइसेस में सिर्फ A और B ही हो सकता है, राइट? बिकॉज इट हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम M1। अब पूछा है कि IC, आपको IC निकालना है। अगर वो आप स्टार्ट कर रहे हो M1 से और M2 में जा रहे हो, दिस इज M1 एंड यू आर गोइंग टू M2, ठीक है? यू आर गोइंग टू M2, तो यहाँ पे स्पीड इज़ V1, यहाँ पे स्पीड इज़ V2, राइट? अब मैं यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाऊँ, इसलिए बोलता हूँ स्नेल्स लॉ हमको नेचुरल फॉर्म में लगाना आना चाहिए, राइट? वो अपना 10th वाला फंडा नहीं। यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या फिर ऐसे देख लो आप लोग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप ले लो μ1 और इसका ले लो μ2, ठीक है? तो क्या होगा, μ1 साइन IC, μ1 इंटू साइन IC, क्योंकि क्रिटिकल एंगल की बात हो रही है, दैट शुड बी इक्वल टू μ2 इंटू साइन 90। गाइस क्या है, क्रिटिकल एंगल का सिनेरियो, राइट? तो क्रिटिकल एंगल क्यों देख रहा हूँ मैं, क्योंकि बात हो रही है TIR की। तो मैंने लिखा μ1 इंटू साइन IC M1 का, μ2 साइन 90, तो यहाँ से हो गया साइन IC इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। अब यहाँ से आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट हम कैसे इसको जज करेंगे, V1 बाई V2 या V2 बाई V1। तो उसका मैं सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप ऐसे लिख लो, μ2 क्या हो, अगर μ2 आप लिखते तो क्या लिखते, C बाई V2 लिखते, और अगर आप μ1 लिखते तो क्या लिखते, C बाय V1। ऐसे ही लिखते हैं ना, तो आप लिख के देख लो, यहाँ पे आ जाएगा C बाय V2 अपॉन C बाय V1। V1 विल गो अप, तो यहाँ से आ जाएगा साइन IC विल बी इक्वल टू V1 बाई V2। ये मैंने बहुत लंबा तरीका किया है, हालांकि दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जज करने का आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। ये तब तरीका है जब आप कुछ भी ना सोच पा रहे हो, आप प्रोसीजर फॉलो करो।
क्या, पहले आपने जज किया कौन सा मीडियम डेंसर है, M1 डेंसर है, आपने M1 से स्टार्ट किया, M2 मेरे को भेज दिया। दिस इज योर इंसिडेंट मीडियम। इंसिडेंट मीडियम में हमने लगाया आगे यहाँ पे क्रिटिकल लॉ का क्रिटिकल एंगल का कंडीशन, μ1 sin IC इज इक्वल टू μ2 sin 90, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हैज़ टू बी 90। तो ये हो गया sin IC इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। अब इन्होंने μ2 बाई μ1 ना देके हमें दे दिया है v1 v2। तो मैंने वो क्या बोला कि μ2 का डेफिनेशन क्या होगा, c बाई v2, μ1 c बाई v1, इससे निकाल लो आप। ये हो गया लेंथियर वे। लेकिन अगर आप वैसे देखो स्पीड के टर्म्स में डायरेक्टली, दिस इज द शॉर्टकट, इंसिडेंट मीडियम टू रिफ्रैक्टेड मीडियम, इंसिडेंट मीडियम टू रिफ्रैक्टेड मीडियम। यहाँ पे जब आपने फॉर्मूला निकाला था साइन IC का, याद करो, तो ये आया था 1 बाई म्यू। म्यू क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो अब आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव, अगर आप इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम देखो तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स M1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, M2 का। तो जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर निकाल रहे हो, तो जिसके रिस्पेक्ट पे निकाल रहे हो वो ऊपर आता है। तो यहाँ पे आएगा 1 बाय V2 बाय V1, जो कि आप 2 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो 1 का, तो सीधा V1 बाय V2 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो। अगर यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर ज़रा भी कन्फ्यूजन है, इट इज़ जस्ट 5 सेकेंड 10 सेकेंड, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, मैं कहना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ, दिस इज़ योर मीडियम 1, दिस इज़ योर मीडियम 2। If I want to write the refractive index of this medium 2, this is V2, this is V1, this medium with respect to this medium, मतलब मैं लिख रहा हूँ mu of 2 with respect to 1, तो यहाँ पे V1 ऊपर आता है डियर, V2 नीचे आता है। ये चीज़ आपको एक कॉन्सेप्ट की तरह याद भी रहनी चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो उसकी स्पीड नीचे है, डिनोमिनेटर में है, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो ऊपर। इसीलिए किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग C बाई V लिखते हैं, V बाई C कभी नहीं लिखते, बिकॉज वी आर फाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू एयर, वी आर फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, एंड दैट इज इन द न्यूमरेटर। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बार बार गलत होती है एग्जाम्स में। आई हैव सीन इट हैपनिंग टाइम एंड अगेन। सो डू नॉट टेक दिस लाइटली। इफ इट टेक्स टाइम, इफ इट टेक्स 10 more seconds ऑफ योर एग्जाम पेपर, लेट इट बी, लेट इट बी। थोड़ा रुक के आराम से सोच के इसको लिखो इस रिलेशन में। आ रही बात समझ में? तो ये क्वेश्चन आपने देखा 1 मार्क के लिए इन्होंने आपसे कितने कॉन्सेप्ट पूछ लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम करेंगे, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये TIR का, और बहुत बार एग्जाम में आता है। अगर 3-4 टाइम्स JEE मेंस में, बोर्ड्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में ये सिनेरियो क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड इट इज़ वेरी वेरी ईजी इफ़ यू हैव डन इट। इसको हेडिंग में आप लगा सकते हो, काइंड ऑफ कैटेगरी प्रॉब्लम, एरिया of vision when source is kept in a denser medium। इस हेडिंग से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे लेट से मैं एक सिनेरियो लेता हूँ कि वी हैव एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल का एक बॉटम है, स्विमिंग पूल का एक बॉटम है, एंड आई हैव केप्ट अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट समवेयर हियर, LED bulb or a small bulb which has been kept in the bottom of the swimming pool. ठीक है, now typically for any observer
for any observer in air who is trying to see this source of light while roaming around in this area, there is a restriction of area on this pool. There is a restriction, only through that area he can see this source. उसके beyond अगर वो देखने की कोशिश करेगा, he will not be able to see the source of light. क्यों? वो इसलिए, किसी भी चीज़ को अगर मुझे देखना है डियर, अगर इसको देखना है मुझे, तो यहाँ से लाइट चल के इट शुड ट्रैवल टू माई आइज. बेसिक लाइट का सबसे सिंपल रूल. वाई डू वी सी थिंग्स व्हेन द लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड रीचेज आवर आइज. सो अगर मान लो एक रे ऑफ लाइट में इतने एंगल पे आ जाऊँ, कुछ ऐसे एंगल पे आ जाऊँ कि ये रे ऑफ लाइट यहाँ तक पहुँच ही ना पाए, तो मुझे नहीं दिखेगा ना. तो ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा डियर, मान लो ये वो पॉइंट है और इस समय अगर ये जो एंगल है, ध्यान देना, अगर ये क्रिटिकल एंगल हो जाए, मैं दूर जा रहा हूँ, इस पुल से किनारे जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट की लाइन ऑफ एक्शन से दूर जा रहा हूँ, तो मेरा ये क्रिटिकल ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है. आईसी पे क्या होगा? रे ऑफ लाइट विल गो ग्रेजिंग पास्ट. इसके बियॉन्ड अगर आप चले गए तो रे ऑफ लाइट कभी बाहर आएगी नहीं. द रे ऑफ लाइट विल नेवर इमर्ज आउट इनटू दिस मीडियम. यू माइट बी स्टैंडिंग हेयर, ठीक है, आप यहाँ से सोच के आप सोचो कि यहाँ से आप सोर्स को देख लो. कैसे देखोगे? क्योंकि इसके आगे अगर लाइट चल ली जो अब तक पहुँच सकती थी, बट वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होके वापस उस मीडियम में चली जाएगी. नाउ इमेजिन दिस इज अ 2D जिसमें आपको ये लाइन दिख रहा है. इमेजिन दिस सिचुएशन इन अ 3D सिनेरियो. इन अ पूल नीचे एक पॉइंट सोर्स रखा है, वन पर्टिकुलर लाइन, राइट, which will meet with, which will go with the critical angle. This will happen all throughout in all the directions, इधर भी, इधर भी. तो it will create a circle of certain radius. It will create a circle of certain radius. तो यहाँ पे जो होगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, दिस सर्कल ऑफ, जो ये यहाँ पे पूरा वाटर होगा, ठीक है, सिर्फ इतने एरिया से लाइट बाहर आएगी, क्योंकि ये सारे के सारे क्रिटिकल एंगल के बाउंड्री पे होंगे. उसके बियॉन्ड, मतलब इस सर्कल के बियॉन्ड आपका व्यूइंग नहीं होगा. अब इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है. अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर समझ लिया है तो क्वेश्चन ईजी है. बात समझ में आगे क्यों होगा ये? क्योंकि इससे आगे आप निकल रहे हो तो लाइट बाहर नहीं आ रही है. सो दिस इज योर लिमिट. ठीक है, अब जरा इसका मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊंगा. दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू. आई विल क्रिएट अ क्लीनर डायग्राम सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री बिहाइंड दिस. सिनेरियो क्लियर है? तो वी वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल थ्रू विच द लाइट कैन कम आउट. सो ये रहा अपना मीडियम, डेंसर मीडियम. ये रहा हमारा. मैं आप लोगों को एक मौका देता हूँ कि आप लोग अपने इसको अपने आप करोगे. सोचो ना, जब पहली बार ये बोर्ड में आया होगा तो बच्चों ने, कुछ बच्चों ने तो किया होगा ना अपने आप सोच के इसको. ठीक है, तो ये रहा मेरा नॉर्मल लाइन यहाँ से सोर्स का. दिस इज द क्रिटिकल एंगल सिनेरियो. दिस इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल. राइट, यहाँ से आपने एक, this is the radius of this. We are interested in finding out this radius. We are interested in finding out this R. The depth of the pool or the depth of the denser medium is generally given to us. Let's say this is D. This is the known quantity. This is a known quantity. This is source S. Let's call this P. Let's call this point Q. And guys, this is not a normal angle. This is, you know, this is IC. You know this is not a normal angle. This is just not any other incidence angle. This is the critical angle of incidence. Can you figure out R in terms of D? And the refractive index of this medium is mu. Sorry, I forgot to tell. The refractive index of this medium is mu.
R is equal to tan IC times D. यस, बट इसको थोड़ा सा और आपको आगे लेके जाना पड़ेगा, यहाँ तक रुक नहीं सकते आप लोग ना। tan IC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, tan IC की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, देखो यहाँ से ये देखो समझ में आ गया कि ये एंगल अगर IC है, सो दिस विल बी IC, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। तो यहाँ पे tan IC इज इक्वल टू R ओवर D, यहाँ तक तो पहुँच गए हम। तो R आ गया D tan IC। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने sin IC क्या होता है, sin IC 1/μ, तो tan IC निकालेंगे और क्या करेंगे। वी नो दैट sin IC इज 1/μ, ठीक है। तो यहाँ से tan IC निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे, आपको मालूम है कि भाई बहुत सारे तरीके हैं यार, मतलब आप जैसे भी आप कंफर्टेबल, आप थोड़ा ट्रायंगल बना सकते हो, ठीक है। दिस विल बी 1, दिस विल बी μ, तो ये हो जाएगा μ² - 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ से tan IC क्या आ जाएगा, 1/μ² - 1। ये एंगल IC था, ऐसे भी कर सकते हो। सो यहाँ से R आ गया आपका D tan IC। tan IC इज बस एक बार R आने की देर थी, बाकी कहानी खत्म। D/μ² - 1। sin IC 1/μ तो रिलेशन है अपना क्रिटिकल एंगल के लिए। तो सर ये 1/μ, सॉरी एक रिलेशन ये, हाँ ठीक है दैट्स करेक्ट 1/μ लिया ना मैंने, तो 1 हुआ या μ हुआ उसका विद रिस्पेक्ट टू मीडियम है दूसरा वाले नहीं। हाँ अब याद रखना, इस अच्छी बात पूछी तो मैं, अच्छा उन्होंने पूछा। यहाँ पे जब हम म्यू लिख रहे हैं, जब ये 1/μ लिखते हैं तो ये डेंसर मीडियम का ही होता है। दिस इज ऑलवेज दैट, क्योंकि जनरली म्यू इज फॉर डेंसर मीडियम, राइट। तो इसलिए अब यहाँ पे 1/μ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे हमको अगेन रिवर्स नहीं करना। दिस इज फॉर द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द रेयर मीडियम, ठीक है गाइज। तो अब यहाँ से एरिया कैसे निकल जाएगा, πr², पाई इंटू R स्क्वायर, तो जाएगा πd² - इस रिजल्ट को आप प्लीज़ याद भी रखें। MCQ क्वेश्चन अगर आता है तो आप सीधा लगा सकते हैं, πd² - 1। दिस इज द एरिया ऑफ दैट surface through which light can come out. Pretty standard question. सिंपल लगाए, IC तो IC, तो यहाँ से हो गया tan IC इक्वल टू R/D। R निकला है इन टर्म्स ऑफ, सॉरी हाँ R निकला है इन टर्म्स ऑफ D tan IC, और tan IC की जगह हमने लगा दिया 1/μ² - 1, राइट। क्लियर। सो नाउ राइट डाउन दिस क्वेश्चन फटाफट, एकदम फटाफट। A small bulb placed on the bottom of a tank. A small bulb placed on the bottom of a tank containing water up to a depth √7 meter. A small bulb placed on the bottom of a tank containing water up to a depth D is equal to √7 meter. The refractive index of water is 4/3. Refractive index of water is 4/3. The area of surface of water, through which light can emerge out, the area of surface of water through which
light can emerge out is x times pi meter square. The value of x is, the value of x is 9. ठीक है, पाई डी स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर 1 माइनस 1. आप एरिया याद रखो, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर द स्टोरी बिहाइंड दिस ऑल्सो. इसके बिहाइंड, क्योंकि दे कैन ट्विक द सिचुएशन. डोंट जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये कैसे आया है ये भी याद रखना है आपको. अभी सीबीएसई में क्वेश्चन, ये तो जेईई मेंस का क्वेश्चन है आई गेस 2023. सीबीएसई में कैसा क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ द ओपेक शीट. सेम सिनेरियो था, बल्ब रखा है, बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ओपेक शीट विच शुड बी केप्ट above the surface so that no light comes out. Same question. Find the area of a opaque sheet, right, so that no light comes out from the bottom of the tank. बस वही चीज़ है, सेम ही काम करना है. क्वेश्चन को पलट दिया बस, ठीक है. चलो अब एक क्वेश्चन फटाफट आप लोग लिख लीजिए. दो कॉन्सेप्ट में कंबाइन कर रहा हूँ यहाँ पे. वी आर कंबाइनिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल अलॉन्ग विद लैटरल डिस्प्लेसमेंट वाया स्लैब. ये दोनों कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर रहे हैं अपन, ठीक है. अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर, ray of light is incident from air on a glass plate having thickness √3 centimeter. A ray of light is incident from air on a glass plate having thickness √3 centimeter and refractive index √2 and mu is equal to √2. Full stop. The angle of incidence is equal to the critical angle for glass air interface. The angle of incidence is equal to the critical angle for glass air interface. Full stop. The lateral displacement of the ray, when it passes through the slab, the lateral displacement of the ray when it passes through the slab is, the lateral displacement of the ray when it passes through the slab is dash, fill in the blanks, into 10 to the power minus 2 centimeter. ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है. साइन 15 का वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 0.26. ठीक है. सो डियर, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का आपको मैं फॉर्मूला बता दूं. पहली बात तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अगर आप भूल गए हो तो इट इज टी टाइम्स साइन आई माइनस आर ओवर कॉस आर. दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लैटरल डिस्प्लेसमेंट. राइट, उस दिन बताया था मैंने, काफ़ी कम लोग थे क्लास में. यू कैन नोट डाउन दिस. जब भी एक रे ऑफ लाइट किसी ग्लास स्लैब से निकलता है, राइट, इट गेट्स लैटरली डिस्प्लेस्ड. It gets laterally displaced. This is the lateral displacement D. इसका thickness है T. Okay, this angle, when you draw this normal, this angle is I and this angle is R. और फॉर्मूला है ये T times sin I minus R upon cos R. What is given? The thickness is given, right?
apart from the thickness they have not given anything else, rather they have given the refractive index of this as √2. इसका refractive index दे दिया √2 और ये thickness दे दिया √3. अब बोला है खेलो इसमें, निकालो इसको. Understand, your thought process should be how do I figure out first angle I, क्योंकि I निकालने के बाद R निकालने के लिए आपको √2 दिया हुआ है I, तो उसके लिए क्या बोला है प्रॉब्लम में पढ़ो. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास एयर इंटरफेस. आपको पता है ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल ये है IC, तो ये होना चाहिए 1/μ. तो ये चीज तो है IC. अब यहाँ पे R को 90 मत डाल देना प्लीज, वो सिनेरियो क्रिटिकल एंगल वाला. ये सिनेरियो क्रिटिकल एंगल का नहीं है दोस्तों, दिस इज नॉट क्रिटिकल एंगल सिनेरियो. वो सिर्फ इतना बोल रहा है कि जस्ट टेक द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एयर इंटरफेस. आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू सिनेरियोस, राइट? तो यहाँ पे आपको बस यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी साइन IC, जो कि I की बात मैं कर रहा हूँ. तो यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा केस है वो आ जाएगा 1/√2. तो यहाँ से IC निकल के आ जाएगा 45 डिग्रीज. सो दिस एंगल इज 45 डिग्रीज. बताओ ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? R को 90 नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्लास से एयर पे लाइट नहीं जा रही है, एयर से ग्लास पे जा रही है. अब आप लोग क्या कर सकते हो, स्नेल्स लॉ लगा के R निकाल सकते हो, एंगल R. साइन I बाई साइन R, क्या मैं ये लिख सकता हूँ साइन I बाई साइन R, साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू म्यू. मैं इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ. 1 इंटू साइन I, अगर नॉर्मल लगाऊंगा तो 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू √2 इंटू साइन R. ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको. अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि डायरेक्टली मैं कैसे √2 लिख रहा हूँ, तो म्यू I साइन I, स्नेल्स लॉ को लगाने का तरीका फिर से बता रहा हूँ. म्यू I साइन I इज इक्वल टू म्यू R साइन R. गाइज, इससे आसान तरीका कोई आपको नहीं बता सकता टीचर, याद रखने का. इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन I, रिफ्रैक्टेड मीडियम का म्यू इंटू साइन R. तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है, ग्लास एयर से जा रहे हैं हम ग्लास में, समझ रहे हो? एयर से जा रहे हैं ग्लास में, तो एयर का 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू ग्लास का √2 इंटू साइन R. तो यहाँ से आ गया साइन I आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, 1/√2 है. तो ये हो गया 1/√2 इज इक्वल टू √2 टाइम्स साइन R. तो साइन R क्या आ गया भाई, 1/2. तो R क्या आ गया भाई, 30 डिग्रीज. बस एक बार I और R निकालने की बात थी, बाकी दुनिया तो आपके कब्जे में ही है. वैल्यू चिपकाओ. 52. यस, इसका वैल्यू आपका आंसर जो आएगा 0.52, मतलब 52. आंसर विल बी 52. आंसर विल बी 52. Very good question, not from a question perspective, but comprehension perspective. They use the word critical angle, but the scenario is not for critical angle. ये आपको दिमाग खोल के प्रॉब्लम करना पड़ेगा, पूरा एकदम अलर्ट हो गए कि क्रिटिकल एंगल देखा नहीं कि R को 90 कर दिया, ऐसा नहीं करना है. They are just telling you the angle of incidence happens to be equal to the critical angle of glass air interface. Is this thing going straight in your head? How to apply Snell's law समझ में आ रहा है? I am telling you various ways. If you are comfortable, if someone is comfortable, I can write sin I by sin R √2.
But if you're not comfortable, go back. This is more generic. This will work anywhere. 10 मीडियम है, 50 मीडियम है, no complication. म्यू आई मतलब इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई टाइम्स रिफ्रैक्टेड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर. ये कहीं भी आपको धोखा नहीं देगा. चाहे लाइट डेंस से एयर में जा रही हो, रेयर में जा रही हो, रेयर से डेंस में आ रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. जस्ट रिमेंबर दिस. ठीक है. चलो अब ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है. ये भी PYQ को बुक का क्वेश्चन नंबर 64 है. दिस इज PYQ CBSE. अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, इजी एंड गुड. देयर इज अ ग्लास का प्रिज्म है एक. नाउ देयर इज अ प्रिज्म लाइक दिस. This angle is 60 degree. This is a prism. This angle is 60 degree. This angle is 90 degree. A ray of light is falling normally on this face. Okay. The refractive index is given as mu is equal to √2. They have asked us to trace the ray as it goes inside the prism, and उसके बाद क्या होगा, इस रे का पूरा पाथ ड्रॉ करो. After they have just given you starting point, it is falling normally on one face, and now draw the complete path of this ray. The mu of this is given. Very good question. थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ. हिंट देखो, यहाँ से तो ये नॉर्मली सीधे निकलेगी. क्यों? कौन बताएगा मुझे सीधे क्यों जाएगी? इट इज़ अ नॉर्मल इंसिडेंस. तो यहाँ तक तो आपको यू आर वेरी फ्री. टिल दिस पॉइंट यू आर वेरी फ्री. नॉट दिस पॉइंट डियर. लेट्स से दिस इज पॉइंट P. नाउ यू विल हैव टू जज वेदर द एंगल ऑफ इंसिडेंस हियर at this point is greater than critical angle or less. If the angle of incidence is less, this will come out, refraction होगा. but अगर angle of incidence यहाँ पे ज़्यादा है, it will come back. So first thing is you have to find out कि what is the critical angle if the mu is this. If the mu is √2, 45, very simple. Sin IC is equal to 1 by mu. Sin IC is 1 by mu, 1 by √2. So हमने बहुत आराम से लिख लिया कि critical angle is 45. Now guys, I have to draw a normal here and find my angle of incidence. Just draw a normal here. This is a normal. And try to judge the angle of incidence. Angle of incidence is going to be this guy. Yes, it is going to be. कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि 60 डिग्री है? 60 डिग्री सबको समझ में आ रहा है 60 डिग्री क्यों है? दिस इज 90. वाई दिस इज 90? दिस इज नॉर्मल. तो ये कितना हुआ? 30. ये पूरा 90 है तो ये हो गया. So now, is the critical angle, is the angle of incidence more or less? It is more than critical angle. That means it's going to reflect back in the same medium. So it's going to reflect back in the same medium. Now at this point you have to judge angle of incidence. This is 90. Why? Because this angle is 60. This angle is 60. Why? Because whenever TIR happens, it follows reflection loss. This is a normal reflection. So this ray will follow
normal reflection loss, angle of incidence equal to angle of reflection. So if this is 60, this is going to be 60. If this is 60, this angle is going to be 30. This was 60, this was 90, so this was 90 60, तो ये हुआ 30. So अब देखो ये 30 ये 30, तो 60 ये हो गया. नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ यहाँ पे. नहीं 60 नहीं होगा, क्योंकि ये 30 है ना, ये वाला 30 होगा ना. 90 60 150 तो 30. सर वो 60 होगा, वो जो जहाँ पे 30 लिखा है बट जो प्लेसर पर 30 था वो ये वाला एंगल आप बोल रहे हो? इसकी बाजू वाला, ये वाला ये 30 होगा ना? 60 कैसे? ये 30 है, वो 90 है, तो वो 60 होगा. Guys, hang on. This angle is 60. This is a reflected ray. Angle of incidence is this. Angle of reflection is this. So how can they be different? Whenever TIR happens, angle of incidence and angle of reflection are same. If this is 60, this ये लग नहीं रहा है बट ये भी 60 ही है. मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ यार, समझो बात को. ये मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था. अब आपको लग रहा है 60 है? अब लग रहा है 60? अब देखो ये एंगल हुआ 60, तो अब समझ में आ रहा है कि ये 30 है. अब समझ में आ रहा है. अब ये 30 है, ये 30 है, 60 हुआ. सो ये एंगल 120, ये एंगल ड्रॉ करो. अब यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो आप. एंड नाउ जज दिस एंगल. This is 30 degree. That means it is less than the critical angle. This will just come out dense to rare. It will go away from like this. This is the path of ray. Guys, फिर से देख लो आप लोग. इसमें कुछ भी assumption नहीं लेना है हमको. It comes straight. Yes, it comes straight. इस पॉइंट पे जज किया मैंने. कैसे जज किया एंगल? ये एंगल 60 था, ये एंगल नॉर्मल था 90 60 150. सो ये छोटा वाला एंगल हुआ 30. अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया. सो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज 60. 90 minus 30. Now 60 is more than 45. So it's going to get totally internally reflected following the laws of reflection. So ये इस तरीके से कुछ आई ray of light. Now this angle is 60. So ये बचा हुआ एंगल हुआ, सॉरी बचा हुआ, मतलब ऐसे बोलूँ कि हाई 90 30. तो ये 30, तो ये 30 60. तो ये टोटल एंगल 120. तो अब जो ये आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे यहाँ से, तो 90 निकल गया. 120 में से 90 निकल गया. सो दिस एंगल इज 30 अगेन. नाउ दिस इज योर न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस at this point Q, and this 30 is definitely less than 45, so it's gonna get refracted back into the rarer medium. It will not go again back into the same medium. So your judgment of the angle is very, very important. Do not just go by the looks of the diagram. Do not just go by the looks, क्योंकि मैंने पहले ऐसे ड्रॉ किया था, लगा कि 90 है. But always remember, you have to establish it through the facts. Okay, so this was a question for 2 marks. एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करने के लिए देता हूँ. Does anyone have that PYQ book, CBSE PYQ book? Can I get, please? I'm not sure whether you guys have got this thing.
Just second, guys. Okay. Slightly tweaking a question. I have a equilateral prism. ठीक है? Equilateral prism मतलब all the angles are 60 degrees. 60, 60, and all these angles are 60. A ray of light is falling normally. ठीक है, critical angle is 42 degrees. I've given you the critical angle as 42 degrees, and now you have to judge the path of the ray as it enters the prism and leaves the prism. You have to apply the basic lines and angles concept that the way we were applying, and figure out whether it will go reflect, refract, TIR, whatever, to judge basis the critical angle. The critical angle is 42 degrees, guys. Critical angle is 42 degrees. Just 1 second. Yes. हो गया इतनी जल्दी? अच्छा, आपने किए हैं ICC बोर्ड में टाइम? वो भी फिर TIR एक बार हो गया तो फिर कॉमन सेंस है। हाँ, नहीं ये एंगल जज किया ना तुमने, 90 कैसे जज किया? हाँ, तो ये 30 रहेगा और ये 60 है, तो ये 90 होना ही चाहिए। हाँ, this straight, this is TIR, this is gone, yeah, that's correct. This coming straight out, right? That's correct. सर बस ये अज्यूम कीजिए परपेंडिकुलर है उसके, वो जब ठीक है तब ठीक है। यस, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इधर तो सीधा आ जाएगा। एटलीस्ट टिल यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट इट कम स्ट्रेट यार, लेट इट कम स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्रीज है। हो गया। नाउ जज, यहाँ पे आपको शुड ड्रॉ ए नॉर्मल एंड जज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, दैट्स करेक्ट। हाउ डिड यू गेट दिस एंगल एज 90? बिकॉज ये 60 है, ये 60 है, 30 तो फिर 90 मिल जाएगा। सर लिमिट देन what is this angle Lakshmi? 90, so you should come straight out now. This is 90, this is थोड़ा टेढ़ा। तो ऐसे करके देखेंगे। कदे ही देखो, डोंट फियर। ये स्ट्रेट आया, दिस इज 90, दिस इज 30, वेरी गुड। सो दिस इज 60। नाउ 60 इज मोर देन 42, राइट? सो इट इज गोइंग टू गेट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। कोई भी आप बना लो ऐसे, ठीक है।
ये एंगल 60 तो ये भी 60 होगा। ये कितना बचा 30, ये नॉर्मल है 30 60 90 हो गया। तो ये कितना बचा दैट मीन्स दिस इज अ नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस कम स्ट्रेट आउट, राइट। हो गया सक्षम? 30 डिग्री हाँ यस। तो ये 60 हो गया अंदर ये वाला। हाँ, तो फिर वो TIR होगा तो बाहर जाएगा। नहीं बाहर TIR होगा मतलब वो अंदर आएगा, वापस ही आएगा ना। यहाँ पे आपने ये एंगल निकाला तो है, सही एंगल तो सही निकाला आपने 60। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है अद्वैत, ये एंगल निकाला 60। इज दिस मोर देन 42? हाँ, तो वापस इसका मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, इसका मतलब ये TIR होगा। TIR होगा तो ये वापस इसी मीडियम में आएगा विद द सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 60 हुआ तो ये एंगल कितना हुआ 30। दिस इज 60 सो दिस इज 90, दिस इज 90, दिस विल कम स्ट्रेट। नॉर्मल इंसिडेंस, राइट? ओके गाइस, ओके चलो गाइस, ये क्वेश्चन पहले इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। इट्स गोना बी इजी। वी हैव बीन गिवन वन सिनेरियो, like this. A ray of light is coming like this, normal incidence, and it is going like this. Okay, this angle is 90, this angle is 45. ठीक है, पूछा गया है what is the refractive index of this. This is the only information given, normal incidence, and this is grazing past. They have asked mu of this. Easy, √2, because this is a case of critical angle, which is 1 by mu, है ना. This is a case of IC. This is a case of IC. Why? Because the angle of refraction is exactly, this is R exactly equal to 90. तो यहाँ से हमें समझ में आ जाता है कि म्यू विल बी 1/sin IC which is √2. अब IC मैंने 45 कैसे जज किया, ये 90 है. अब ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ से 45 है, ये एंगल 90 है, ये 45 हुआ, ये 45 हुआ, तो ये भी 45. सर एनी में वो लाइन बेस से पैरेलल है तो 45 है. हाँ वैसे भी देख सकते हो, बेस से पैरेलल है तो ये और ये नहीं, एग्जैक्टली मैं बेस से पैरेलल पे नहीं बोल सकता क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल तो नहीं बन रहा है. लेकिन आईसी के ऊपर वाला एंगल है. ठीक है, एनीवेज if you are able to judge it with that way, okay, but I would rather stick to the calculation. This is 45, this is 45, complete is 90, this is 45. ठीक है, so now this is known. अब next part of the problem, if the side AC, मतलब ये हमको दिया है A
यहाँ पे चीज़ें इन्होंने घुमा दी है, सीबीएसई का क्वेश्चन है ये भी। इफ द साइड AC if the side AC of the above prism is now surrounded by liquid of refractive index 2/√3, is now surrounded by liquid of mu is equal to 2/√3। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने अब एक लिक्विड डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है। ओके, determine if the ray continues to graze along the interface AC or undergoes total internal reflection or undergoes refraction। मतलब अब क्या होगा, पहले एयर थी तो ये ऐसे निकल गई ग्रेजिंग पास्ट, पहले एयर थी तो ये ग्रेजिंग पास्ट निकल रही थी, अब मैंने इसके इस साइड एयर नहीं है, एक लिक्विड डाल दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/√3 है। नाउ वी हैव टू जज कि इसके आगे पॉइंट के आगे क्या होगा। थैंक यू। पहले तो आपको मीडियम जज करना पड़ेगा कि वो क्या है, डेंस है, रेयर है। सही बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो √2 और दिस इज 2/√3। √2 इज 1.4 और 2/√3 2/1.7, तो ऑब्वियसली यार दिस वैल्यू इज ग्रेटर। सो ये है तो डेंस है, रेयर, बट क्या होगा, TIR होगा या रिफ्रैक्शन होगा, ये करना। मतलब आप क्या ही बोल रहे हो कि क्रिटिकल एंगल अभी भी सेम ही रहेगा, चेंज होगा क्रिटिकल एंगल। IC अभी भी 45 है, IC में चेंज नहीं आया, बट अब लिक्विड आने की वजह से दिस में नॉट बी द क्रिटिकल एंगल। एयर देखो, क्रिटिकल एंगल प्रॉपर्टी होता है किसका, दो मीडियम्स का साथ में। ये जो आपने क्रिटिकल एंगल निकाला 45 डिग्रीज, ये था इसके मटेरियल का एयर के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ लिक्विड में आ गया है तो कोई ज़रूरी नहीं कि ये TIR हो। आप लोग सोच लिया रिफ्रैक्ट होगा, सब लोग बोल रहे हैं रिफ्रैक्ट होगा। क्यों रिफ्रैक्ट होगा? कॉमन सेंस आंसर, आई नीड अ कॉमन सेंस आंसर। मैथ्स वाला आंसर बाद में करेंगे। म्यू चेंज हुआ है, तो म्यू पहले के मीडियम का म्यू क्या था, 1, तो क्रिटिकल एंगल आ गया था, जस्ट क्रिटिकल एंगल, मतलब ग्रेजिंग पास। ठीक है, अब आपने एयर को हटाया, आपने डाला ये मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2/1.7 समथिंग। डेफिनेटली ये मीडियम जो है एयर से तो डेंसर है, इस मीडियम से रेयर है। जिस मीडियम से हम देख रहे हैं, देखो ये मीडियम अभी भी √2 है, मतलब 1.4। दिस मीडियम इज स्टिल डेंसर विद रिस्पेक्ट टू दिस लिक्विड, बट अभी रिलेटिव जो डेंसिटी है बिटवीन टू मीडियम्स हैज गॉन डाउन। You have removed air which had a refractive index of just 1 with a medium which has got slightly more than 1. So obviously your critical angle will be slightly higher in this case. So in this case this will refract out because critical angle is going to be more than 45. ऐसे सोचो ना यार कि ये है ग्लास, यहाँ पे था एयर, क्रिटिकल एंगल आपका आ रहा था लेट्स से 42 डिग्रीज। नाउ यू चेंज दिस सेटअप, ग्लास एंड दिस इज वाटर। ठीक है, अभी भी सिनेरियो इज सेम, ग्लास इज डेंसर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अबाउट 1.5, दिस इज अबाउट 1.33। ओके,
scenario is still okay for TIR, but now the relative bending will go down na in this medium, because the relative difference between the refractive index is gone down. So now your critical angle will be slightly higher angle. So obviously if for air it was the critical angle 45, so this setup mein it is going to refract, it cannot reflect back into the medium. आ रही बात समझ में, right? So this ray is going to get refracted into the water. Understand, critical angle का relation किस चीज़ से है? बेंडिंग से है. ज़्यादा बेंडिंग होगी तो क्रिटिकल एंगल जल्दी अचीव होता है, ये को देखना. और बेंडिंग इज डिपेंडेंट ऑन द रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ टू मीडियम्स. बिटवीन glass or whatever and air, there is a high difference of two refractive index. Between glass and this liquid, the difference is less. So it is now, if it was just grazing past for this 45 angle, it has to come out as a refracted ray. Okay? So this was this question. Sir, हाँ, can we find the relative U and then, sir? वो भी कर सकते हो, लेकिन इसमें इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था ना, 1 मार्क का क्वेश्चन था और उन्होंने जस्ट ये स्टेटमेंट पूछा था. दे डिड नॉट आस्क फॉर एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन. अगर प्रॉब्लम इज कि ये जो इसका जब साइन इनवर्स निकालोगे ना आप, इसका 2/1.7, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो आप उसको मैथमेटिकली उस लेवल तक प्रूव नहीं कर पाओगे अनलेस अंटिल समवन गिव्स यू द साइन इनवर्स वैल्यूज ऑफ दिस रेशियो, राइट? बट स्टिल यू कैन सब्सटैंशिएट दिस विद द रीजनिंग. ठीक है? Sir, how would we find the relative U if we had to do it? यहाँ देख लो ऐसे, इस पॉइंट पे आप ये लगा लो, क्या बोलते हैं, साइन आई बाय साइन आर. ये तो देखो अभी भी रहेगा साइन 45 इंटू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, √2. सो म्यू आई साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर विच इज़ 2/√3. ठीक है, इंटू साइन आर. ऐसे करके देख लो तो हो जाएगा. तो वैसे निकल जाएगा क्योंकि ये आ जाएगा 1/√2. तो √2 इंटू 1/√2, तो साइन आर, हाँ, आर इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री. तो ये रिफ्रैक्ट होगा विथ 60 डिग्री. इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको 2/7, क्योंकि वैल्यूज़ कंपैरिजन के लिए यूज़ किया, लेकिन आप 2/√3 यूज़ करोगे तो एग्जैक्टली निकल जाएगा आर इज इक्वल. और आर 60 आ रहा है, इसका मतलब इट इज़ लेस देन 90. वैसे भी कर सकते, तो मैथमेटिकली भी कर सकते हैं इसको, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये हमको ये वैल्यू तो हमने लिखी है ना, उन्होंने तो हमको ये वैल्यूज़ दी है. विल यूज़ दिस वैल्यू विच इज़ फेयरली ईजी इन दिस कॉन्टेक्स्ट. इसीलिए वी हैव टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल इन एप्लीकेशन ऑफ स्नेल्स लॉ. ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे स्नेल्स लॉ का जो जेनरिक फॉर्म है, इट्स सो इजी टू अप्लाई. क्यों? यू आर डूइंग दिस इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. गाइस प्लीज लास्ट 2 मिनट्स ऑफ द क्लास. इंसिडेंट मीडियम कौन सा इसमें, ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस. तो म्यू आई साइन आई, म्यू आर साइन आर. ओके, सो ऑलवेज जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ, गो बैक टू अपना बेसिक वाला स्नेल्स लॉ. चलो आज इतना ही रखते. एंड सो नाउ व्हाट इज लेफ्ट, आपको जस्ट व्यू दे दूँ इसमें. दिस वाज TIR. अभी हमें करना है रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सर्फेसेस. ठीक है, देन इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस. ठीक है, और इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. गाइज ये अपने पास इतना एजेंडा अभी हमारा बाकी है रे ऑप्टिक्स का. ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है. एटलीस्ट 2 to 3 सेशंस वी विल नीड. इसके लिए मिनिमम 1 सेशन और इसके लिए 1 सेशन, तो मतलब 5 to 6 sessions we still need to finish the optics.
आज का सेशन इज क्लियर टू एवरीवन? हाउ डू वी अप्लाई TIR एंड ऑल दैट? हाउ डू वी अप्लाई स्नेल्स लॉ? कोई कंफ्यूजन नहीं है? हाँ, तो आप लोगों को घर जाके इसको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा गाइस। प्लीज उन दोनों को बताओ, थोड़ी देर होल्ड करो यार। आई नो, मतलब इट कैन नॉट बी दैट अर्जेंट ना। What I am trying to tell you, जो questions मैं क्लास में करा रहा हूँ, they are selected question guys. You are supposed to revise those questions once again at home. नहीं तो ये सब ऐसा हो जाएगा जैसे selective amnesia. Okay, तो वो मत होने दो. Please revise this as soon as possible. Thank you very much. Now we can continue.